अधिकार। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो उत्तर है ए, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। राज्य न तो इस विषय पर कानून बना सकता और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यह कथन किसका है? तो उत्तर बी सही है, महात्मा गांधी का। अधिकार और कर्तव्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में गांधी जी का विचार था कि अधिकांश लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों का ध्यान दें, अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो उत्तर डी सही है, अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का अधिकार या व्यक्तित्व का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है। कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्त का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी अधिकार माना जाता है? तो उत्तर है ए, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। यूरोप में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के दौरान इन अधिकारों की मांग की गई। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है ए, अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना से अंतर्निहित हैं। प्रत्येक अधिकार सामाजिक संदर्भ में होता है, व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं होता। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें समाज में सामर्थ्य प्राप्त होता है। राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? उत्तर है सी, सामाजिक चेतना। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को उसके स्वीकार करते हैं वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि समाजहीन प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के अधिकार जैसा कि लोग मानते हैं। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें सामान्य हित की धारणा का समावेश होता है। प्रश्न नंबर 7 है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता राज्य परंपराओं की देन है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों के जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों में हम अभ्यस्त हो जाते हैं समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, युग्म को सुमेलित नहीं है। कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक है, सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृत्य है, सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकार परंपराओं की उपज है, सही है। और डी गलत है, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की, ये गलत है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकार में विभाजित किया? उत्तर है डी, स्पेंसर ने। स्पेंसर का विचार है कि
समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक प्राकृतिक अधिकारों के अन्य मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने 2 भागों में विभाजित किया है, निजी अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ग किस सिद्धांत का समर्थन था? तो उत्तर है बी, ऐतिहासिक अधिकार का। वर्ग प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से सर्वथा सहमत था। उसका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों पर बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। वर्ग इन अधिकारों को राष्ट्र के लिए घातक समझा था और उन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित कार्य कहा। वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक था। प्रश्न नंबर 11 है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो उत्तर है बी, जॉन राल्स। उपयुक्त कथन जॉन राल्स का। राल्स ने अपने संपूर्ण जीवन न्याय सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांतों को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 12 है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? उत्तर है बी, बोसांके। अधिकार की परिभाषित करते हुए बोसांके ने लिखा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। इसी संदर्भ में अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्य कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उत्तर है प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी नहीं है? तो उत्तर ए है ग्रीन। ग्रीन संरचनावादी नहीं है। दुर्खिम, वेबर तथा मार्क्स ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं। राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से बना है, नहीं है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? उत्तर है सी, यानी टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप से की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, कौन वर्तमान चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? तो उत्तर है राजनीतिक चिंतक के इतिहास में ग्रीन का समय हीगल, कांट तथा एवं फिक्टे के पश्चात आता है। उपयुक्त तीनों विचारकों का प्रभाव ग्रीन के विचारकों पर पड़ा, न कि उक्त विचारकों पर ग्रीन का। अतः उपयुक्त प्रश्न गलत है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? उत्तर है बी, ग्रीन बहुलवादी है। ग्रीन राज्य को बहुलवादी नहीं मानते, वह राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थान मानते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। अधिकार की व्याख्या करते ही लास्की कहते हैं कि राज्य अधिकारों का संरक्षक है। स्वीकृति या संरक्षण मात्र से राज्य अपने को अधिकारों को निर्माता नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन को वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम व्यक्त नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 18 है, नागरिकों को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन
से वंचित करने का आशय कि उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। तो उत्तर है सी, लास्की ने कहा है। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में नागरिकों के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 19 है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है। तो उत्तर है बी, नैसर्गिक सिद्धांत से। नैसर्गिक अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं। ये अधिकार नागरिकों के जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं वरन ये तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अतः इन्हें इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि ये अधिकार हैं, इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर है 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उत्तर सी है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो यह अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत देने वाले हैं एडमंड बर्क, सर हेनरी मेन और सेविग्नी। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थन में ऑस्टिन बेंथम, हर्ष हॉलैंड आदि विद्वान हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक क्रॉस हेनरिच, ग्रीन, लास्की एवं कांट हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक बर्क, हेगेल, हेनरी मैन एवं सेविग्नी हैं। समाज कल्याण सिद्धांत के समर्थक बेंथम, मिल, रॉस्को पाउंड, प्रोफेसर शेफर आदि विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, या किसका कथन है? तो उत्तर है सी, वाइल्ड का। व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्य दोनों ही घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बनाया है। ग्रे ने अधिकारों को कर्तव्य का पूरक बताया है। इसी संदर्भ में वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? उत्तर है सी, बेंथम के। अधिकारों के उपयुक्त परिभाषा जेरेमी बेंथम से संबंधित है। बेंथम के अनुसार अधिकार केवल कानून का फल है, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानून के पहले कोई अधिकार नहीं। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना के नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन जो है ये जेल। पैन ऑप्टिकन जेरेमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। पैन ऑप्टिन दो शब्दों से मिलकर बना है, पैन और ऑप्टिन। पैन का मतलब कैदी और ऑप्टिकन का मतलब है कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता, अर्थात ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता है वह स्थान जेल है। प्रश्न नंबर 24 है, वास्तविक कानून उसका उद्देश्य है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन है तो यह कथन हाब्स का है। हाब्स ने संप्रभुता संपन्न व्यक्ति लेवियाथन को कानून का स्रोत माना है। सामाजिक समझौते की प्रकृति के अनुसार लेवियाथन सबको आदेश देता है किंतु किसी अन्य के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तविक कानून उसका आदेश है और उसे एक दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर है 25, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे
सहज ही प्राप्त हो, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता। तो उत्तर है बी सही, यानी प्राकृतिक अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त है। इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता। इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्रारंभिक स्वतंत्रता का संरक्षक है, जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है। राज्य का दायित्व है कि वह इस बात की व्याख्या करे कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है। प्रश्न नंबर 26, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सा व्यक्ति है? तो उत्तर ए है कानून की शक्ति। अधिकारों को वैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। अतः मूलतः वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है? तो उत्तर है बी लॉक। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लॉक के अनुसार किसी अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा में विद्यमान थे, उन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संतृप्ति के अधिकारों के प्राकृतिक अधिकार कहा है। प्रश्न नंबर है 28, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का वकालत करने का श्रेय है? तो उत्तर है बी ऑस्टिन को। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मान्यता है कि अधिकार राज्य की देन है। प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है और अधिकार का सृजन कानून के द्वारा होता है। ऑस्टिन इस तथ्यों को स्वीकार करते हुए अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? उत्तर ए कानूनी। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षा और सेवाओं के अधिकार? तो उत्तर है डी सकारात्मक है। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाले ऐसे अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिसे उसे आत्मविकास में सहायता मिलती है। अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक अधिकार, सकारात्मक अधिकार। राज्यों में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं। उदाहरण विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक अधिकार यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्म विकास में सहायता देने हेतु राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। उदाहरण चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार आदि सकारात्मक अधिकार है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो उत्तर है सी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन। इस सिद्धांतानुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंगा। इसकी विस्तृत व्याख्या करने का औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वसिद्ध है। प्रश्न नंबर 32 है, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है बी प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 33 है, अन्य सभी अधिकार मूलतः मिलते हैं? तो उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों से। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के श्रेणी में आते हैं। अन्य सभी अधिकार इन बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। प्रश्न नंबर 34 है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो उत्तर है बी वैधता। शक्ति और प्राधिकार के
में प्रमुख निर्भेदक तत्व वैधता होती है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तब वह प्राधिकार का सत्ता का रूप धारण कर लेता है। सत्ता या प्राधिकार किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रमाणित मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। वस्तुतः सत्ता के दो मुख्य घटक हैं, शक्ति एवं वैधता। किसी नियम या निर्णय की वैधता यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियमन या निर्णय को अपने के लिए सारे समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी समझते हैं, इसलिए वे इसे मन से स्वीकार करते हुए उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। समाज के व्यवस्था कायम रखने हेतु वैधता एवं शक्ति एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? उत्तर है डी, समाज का संरक्षण। अधिकार की मान्यता संरक्षण के आधार पर अधिकारों के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। ए, सामाजिक स्वरूप। बी, 2, कल्याणकारी स्वरूप। लोकहित में प्रयोग। 4, राज्य का संरक्षण। सार्वभौमिकता का सर्वव्यापकता। अतः स्पष्ट है कि समाज का संरक्षण अधिकार का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है, अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है? तो उत्तर है बी, अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन लॉक ने जोरदार तरीके से किया है। इन अधिकारों के अंतर्निहित मान्यता है कि राज्य से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों को यह अधिकार प्राप्त थे। राज्य के आवर्तन का उद्देश्य है कि इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 34 है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है? तो उत्तर है बी, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। हॉब्स ने जीवन के अधिकार के प्राकृतिक अधिकार माना तथा लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। इस प्रकार कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। प्रश्न नंबर 38, लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य से लोग केवल उसका उपभोग करते हैं। तो उत्तर है बी, प्राकृतिक अधिकार। लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा है कि लोग इसका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में तो करते थे। राज्य के निर्माण में पश्चात भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। प्रश्न नंबर 39 है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत से संबंधित है? तो उत्तर है ए, लॉक। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो उत्तर है भी, लॉक ने अपने प्रकृति 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राज्य पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है। सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करते, अपितु उन अधिकारों के साथ वह राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है? उत्तर है सी, लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना है कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, अतः संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रश्न नंबर है 42, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो उत्तर है भी, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसी अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है। तो उत्तर है डी, समानता का अधिकार। प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो उत्तर है कार्य का अधिकार, यानी जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है पर कार्य का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर है 45, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो उत्तर है डी, काम पाना।
मतदाता सरकार का विरोध करना, निर्वाचन होना आदि राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित है, जबकि काम पाना इसमें सम्मिलित नहीं है। जीवोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता रोजगार के संबंध में समान अवसर की प्राप्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। वोट देना और वोट लेना एक व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है जिसके लिए नागरिक होना अनिवार्य है, अर्थात नागरिक राजनीतिक व्यक्ति है जो यथास्थिति स्थापित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचन के रूप में स्वीकृत है। प्रश्न नंबर है 46, निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर है डी यानी दूसरा सही है, थॉमस पेन। थॉमस कानूनी अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं, बर्क ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं, थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा।